नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। तो आज हम फंक्शनल कम्युनिकेशन का हिंदी का सेक्शन और उसका चैप्टर फर्स्ट स्वरोजगार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इंग्लिश के सेक्शन को पढ़ा है, इसमें 2 चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन और एक्सप्लोरिंग स्पेस को पढ़ा है। उम्मीद है आपको दोनों के दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आज मैं आपके सामने हिंदी के सेक्शन का पूरा चैप्टर सिर्फ प्रिसाइज़ करके उसकी समरी लिख कर के आपके सामने आया हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको जो भी अध्याय में दिया है, जो भी बोर्ड की तरफ से आपको चैप्टर प्रोवाइड कराया गया है, जो भी मैटर प्रोवाइड कराया गया है, उसको समझाने में सक्षम हो पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है स्वरोजगार। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वरोजगार का मतलब क्या होता है। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोग भी अपने आप इसे समझ सकते हैं। स्वरोजगार शब्द शब्द बना है जो 2 शब्दों को मिला करके बना है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, 2 शब्द हमको मिल जाते हैं। पहला स्व मिलता है, दूसरा मिलता है रोजगार। स्व का मतलब होता है अपना और रोजगार का मतलब होता है व्यवसाय। इतना तो हम सब लोग आसानी से गणित लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस शब्द का जो मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा खुद का व्यवसाय या अपना व्यवसाय, किसी व्यक्ति का खुद का व्यवसाय, ठीक है? तो स्वरोजगार का काम क्या होता है, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे और देश के विकास में या देश की प्रगति में किस तरीके से स्वरोजगार हमारी सहायता करता है। किस प्रकार स्वरोजगार देश के विकास में सहायक है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे कि हम जानते हैं स्वरोजगार कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है शिक्षित होने के बाद में हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है कि अपना व्यवसाय खोल ले, स्वरोजगार खोल ले, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे पैमानों को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे मानक होते हैं, जिसके लिए सरकार अगर किसी प्रकार से अब ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोगों को तो अलग-अलग काम अपना रोज़गार खोलना पड़ेगा, किसी को व्यवसाय खोलना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही लोग होंगे जो कॉम्पिटिशन फाइट करके अपना गवर्नमेंट की सर्विस को गेन कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ मतलब यही नहीं है कि सभी लोगों का मोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब को लेना ही होता है। कुछ लोगों का मोटो पहले से पहले फिक्स होता है कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, हमको अपना बिज़नेस करना है। तो हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। हालाँकि अब यही एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ आपके सामने लें, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते होंगे और कुछ बच्चे अपना खुद का बिज़नेस डालना चाहते होंगे। जो अपना खुद का बिज़नेस डालेंगे वही स्वरोज़गार होगा, ठीक है? इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। इसके लिए जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हर कोई सक्षम नहीं होता है कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद में अपना रोज़गार खोल सके, अपना व्यवसाय डाल सके, जिसके लिए भारत सरकार समय-समय पर आपकी हेल्प करती है। जैसे लोन देना या फिर लोन को या वित्तीय सहायता कह सकते हैं। आपको लोन भी कई तरीके की होती है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको कभी भी आराम से समझा दूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही समझ लीजिए गवर्नमेंट आपको लोन दे देती है, एजुकेशन लोन दे देती है, प्रॉपर्टी लोन दे देती है, पर्सनल लोन दे देती है, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो समझते हैं, अब ये रोज़गार की शुरुआत हुई कहाँ से? रोज़गार की शुरुआत भाई साहब प्राचीन समय से ही हुई है, ठीक है? मतलब हमारे बुजुर्गों ने ही रोज़गार को शुरू किया था। तो रोज़गार हमारे बुजुर्ग एक कहावत है मुझे कभी-कभी बुजुर्गों से सुनने के लिए मिलती है उत्तम खेती मध्यम वान, इस तरीके से कहते हैं तो उस समय कहा करते थे उत्तम खेती का मतलब खेती को भी आप स्वरोज़गार में जोड़ते थे, ठीक है? उसके बाद मध्यम वान का मतलब होता था व्यवसायी जो होता है वो मध्यम वर्ग में गिना जाता है। ऐसा अगर आप लोगों ने सुना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ, आपने ये वाली कहावत सुनी है। तो एक समय था जिस समय खेती के बाद में व्यवसाय को दूसरे नंबर पर रखा जाता। तो अब यहीं से देख लीजिए जब अपने बुजुर्ग जिस समय हमारे बुजुर्ग लोग जब खेती चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश देश है, तो वहाँ पर खेती को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आज के समय में खेती को मान्यता दी जाती है और खेती ही है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल सकती है, या चल पा रही है अभी तक। चलिए, तो वहाँ भी देखेंगे आप हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवसाय था, जो बिज़नेस था उसको सेकंड नंबर पर रखा, ठीक है? इसके बाद देखते ज़रा क्या है, तो स्वरोज़गार को उसमें भी व्यवसाय में स्वरोज़गार को उन लोगों ने श्रेष्ठ माना है खेती के बाद में, लेकिन बाद में जैसे-जैसे ये समय चेंज होता गया, तो वहाँ पर आपका व्यवसाय हमारा अब नंबर 1 पर इस समय जैसे कि नंबर 1 पर व्यवसाय आ चुका है। मीन्स अगर किसी का अपना खुद का रोज़गार है, तो वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे में वो व्यक्ति गिना जाएगा, ठीक है? तो अब रोज़गार के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं?
तो यहाँ देख सकते हैं कि इस समय जब बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार हर किसी को नौकरी देने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए रोज़गार जो है वही स्वरोज़गार जो है आपके लिए रोज़गार पैदा करेगा। एक तो आपके लिए पैदा करेगा और आपके जानने वालों के लिए या फिर जो भी योग्य व्यक्ति जिसकी आपको ज़रूरत है, उन सभी व्यक्तियों को रोज़गार आप अपने रोज़गार की सहायता से दे सकते हैं। कम से कम आप 8 से 10 लोगों को रोज़गार अपने व्यवसाय में चाहे कितना भी छोटा रोज़गार आप डालने की कोशिश करिए, वहाँ 8 या 10 लोगों को आप रोज़गार ज़रूर दे देंगे। ठीक है? यहाँ पर साथ में क्या होगा कि मानव संसाधनों का उपयोग करना आप देखेंगे, सीखेंगे और साथ-साथ जिस तरीके से अगर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएँगे, वहाँ पर वो देश की आर्थिक विकास में भी सहायता आपका रोज़गार करेगा कहीं न कहीं। इसके लिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, किस तरीके से रोज़गार करना पड़ता है, बहुत लंबा मैटर पड़ जाएगा समझाने के लिए, अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो रोज़गार आपने खोला है, उसे डायरेक्ट कह दें या इनडायरेक्ट कह दें, दोनों ही तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट में और अपने देश की आर्थिक विकास में सहायता आपका रोज़गार, स्वरोज़गार ज़रूर करता है। ठीक है? दूसरी बात अगर देखेंगे तो बेरोज़गार नवयुवक स्वरोज़गार के माध्यम से अपनी प्रतिभा का सार्थक उपयोग करके देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जो नवयुवक मैंने कहा था अभी पढ़ लिख करके जो तैयार हो जाते हैं, अभी अगर आप लोग पढ़ के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब आप नौकरी की खोज में चलेंगे आगे, तब मैंने कहा आप में से सारे के सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, जो सभी के सभी अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं। आप में से किसी ने पहले से पहले माइंड सेट कर रखा होगा नहीं मुझे बिज़नेस करना है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, उस एबिलिटी को पहचानना है और उस हिसाब से आप अपना आगे का रास्ता तय करेंगे, अपना फ्यूचर आप तय करेंगे। ठीक है? तो आपको अपनी जो भी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को पहचानना है और उस हिसाब से ही आप अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी एबिलिटी नहीं है कोई व्यवसाय खोलने की, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर बन जाएँगे तो अब कुछ बच्चे पेट्रोकेमिकल वाले जो बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, मैं केमिकल रिएक्शन अच्छे से जानता हूँ, तो कुछ एक नया केमिकल या फिर उसी चीज़ में रिसर्च करने के बाद में कोई अपना कोई अलग से नई फैक्ट्री खोल सकता है आसानी से। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपको अपनी जो एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको पहचानिए और आप अपना व्यवसाय आसानी से खोल सकते हैं। इस तरीके से आपका रोज़गार जो है हेल्प करता है। चलिए, अब देखते हैं ज़रा रोज़गार की योग्यता क्या है? अब आप लोगों के दिमाग में एक बात तो ज़रूर आ रही होगी कि रोज़गार खोल तो लें लेकिन इसके लिए कोई न कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो होनी चाहिए, योग्यता क्या होगी? तो देखिए ठीक सबसे बड़ी बात जो सबसे पहला जो है, तो सबसे पहली जो बात आती है यहाँ पर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आपका जो आत्म-विश्लेषण होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है? सेल्फ इवैल्यूएशन यही आपके लिए काम आता है, क्योंकि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप ना कुछ करना चाहें तो बिल्कुल भी आप हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहिए, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। सोचते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये मत समझिए कि आप बिल्कुल बेकार हैं या फिर कुछ करने योग्य नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको बस अपने आप को पहचानना है। ठीक है? तो सबसे बड़ी जो योग्यता है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इवैल्यूएशन जिसे आप हिंदी में आत्म-विश्लेषण कहते हैं। ठीक है? जो भी व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है, उसे इसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आपका जो आता है कोई भी व्यक्ति, अगर मैं हूँ या आप हैं, कोई भी हैं, कोई भी व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो वहाँ आपको जो व्यवसाय खोलना है, उसको पता करना पड़ेगा कि जो व्यवसाय हम खोलने वाले हैं, उसे समाज किस दृष्टि से दिखता है और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस तरीके की है, आगे चल कर के हमें इसके क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या इसके फ़ायदे हमें होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम कोई व्यवसाय खोलेंगे, तो हमें सीधी-सी बात है, हम प्रॉफ़िट के लिए खोलते हैं। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% प्रॉफ़िट ही हो जाए, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। क्या है कि आपको यहाँ लॉस भी होता है, 50-50 चांसेज़ होते हैं, लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है। लेकिन हम हमेशा यही मान के चलते हैं हमको प्रॉफ़िट करना है, तो उसके लिए हमको सोशल और आपका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोनों ही पीछे बैकवर्ड देखना पड़ेगा कि इसे लोग किस नज़रिए से देखते हैं, कितना बेनिफिशियल हमारे लिए और लोगों के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए ये होने वाला है। चलिए, आगे देखेंगे तो आगे पॉइंट क्या है, आपको अपनी शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से आपको स्वस्थ होना आवश्यक है। तीसरी जो क्वालिफ़िकेशन इसकी है, वो ये है कि आपको अपने शरीर से भी और मन से भी, ऐसा नहीं कि नहीं आपका शरीर दुखी है और आप कभी-कभी कोई भी काम चल फिरने में भी असमर्थ हैं, नहीं कह रहे हैं मैं व्यवसाय चला लूँगा, नहीं। अब अपना खुद का व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप दूसरी जगह पर कहीं मीटिंग भी आपको अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा, कभी-कभी किसी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी व्यवसाय डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मीटिंग्स करना है, कहीं-कहीं से पैसा लेना है, कहीं पैसा देना है, कहीं रॉ मटेरियल खरीदना है, कहीं
मटेरियल की सप्लाई करनी है। इस तरह से स्टार्टिंग में इस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। दूसरी बात मानसिक दृष्टि से भी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ कहा पहले दूसरे पॉइंट में यहाँ कहा था मैंने कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% प्रॉफ़िट हो जाए और ये ज़रूरी नहीं है आपको लॉस हो जाए। अगर कुछ लोग हैं 2 तरीके की आपकी मानसिकता होती है नेगेटिव और पॉज़िटिव। तो आप किस तरीके से सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं स्वरोज़गार के लिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं करके मानूँगा, करके ठानूँगा और मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, तब आप अपने रोज़गार को खोल सकते हैं। ठीक है? तो आपका दूसरा जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, स्वस्थ और मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि ये आपका जो है आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपको रोज़गार को यही विकसित करने में आपकी हेल्प करेगा और सही दिशा में ले जाने में आपकी मदद भी करेगा। ठीक है? चलिए और उसके बाद में इसके साथ में एक और पॉइंट जोड़ा जाता है, वो है आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं दबंगई से या फिर झगड़ालू तरीके से अपने व्यवसाय को सेटअप कर सकता हूँ, तो वैसा मात खा जाएँगे मार्केट में। आपने देखा होगा आजकल के जो लोग हैं, वो प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप किसी से सामने वाले से बहुत प्यार से बात करेंगे, तभी वो आपसे बात कर पाएगा और तभी आपके पास आपका जो बिज़नेस है, लेन-देन का मामला है, कहीं पर आपको झुकना पड़ेगा, कहीं वो सामने वाला झुकेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। नहीं तो अगर कहीं नहीं मैं इस तरीके से ये पावर वाला हूँ और आप अपने पावर की दिखाने की कोशिश करें जब आप पावर वाले हैं उस समय, तो फिर आपके लिए वो नुकसान की चीज़ है। लोग आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, तो वहाँ आपके व्यक्तित्व को सुधारना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? और इसके साथ-साथ में आपके नेचर के साथ-साथ में आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी भी ज़रूरत उसकी नॉलेज होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इस समय की अगर हम बात करें, तो इस समय की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ आप देख पाएँगे कि आज के समय में स्मार्टफ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना? आप स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करते हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे स्मार्टफ़ोन यूज़ करना नहीं आता है। क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कि भाई साहब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, हमें व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपका हर जगह लिखा होगा, कैसे भी करके 111 222 करके इस तरीके से आपका व्हाट्सएप नंबर हर जगह लिखा होगा। तो मुझे सर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपका बिज़नेस है चल के मान के चलिए किसी भी चीज़ का आप चूँकि इंजीनियर हैं तो आपने कोई भी चलिए ईंट बनाने वाली या फिर अगर ठीक है ईंट बनाने सिविल इंजीनियर तो ईंट बनाएँगे लेकिन केमिकल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि अगर आपने कोई भी केमिकल नया केमिकल बनाया है या फिर कोई भी केमिकल से आपने प्लास्टिक कोई नई सोच के चलिए सपोज़ करिए आपने प्लास्टिक का किसी का निर्माण किया है, तो आप क्या करेंगे? पॉलीथीन बनाया आपने, क्या करेंगे कि उसे मार्केट में उतारने के लिए दूसरे जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, वहाँ कॉम्पिटिटर्स को दिखाने के लिए या फिर मार्केट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कि आपको ठीक है सैंपल भेजिए, सैंपल आप हाल की हाल तुरंत की तुरंत तो नहीं भेज सकते हैं, फिर क्या करेंगे? तो आप उस कि नहीं सर आप ऐसा करिए हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप पे आप क्या करेंगे? फ़ोटो खींचा, तुरंत फ़ोटो क्लिक किया, ये लीजिए सर सेंड हो गया। अगर आपको ये स्मार्टफ़ोन चलाना नहीं आता है, इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, तो आप वहाँ पर फिर कहीं न कहीं फ़ेल हो जाएँगे, आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि अब इंजीनियरिंग क्या सिखाती है? मिनिमम रोल्स और मिनिमम रिसोर्सेज़ मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन, ठीक है? तो कम से कम संसाधन मिलेंगे, आपको कम से कम साधन मिलेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और उसी में अपना काम आपको चलाना है। इस तरीके से आपके लिए आपका इन सभी योग्यताओं के साथ-साथ आप आत्मविश्लेषण करिए, आपको उसकी बिज़नेस की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी, उसके साथ-साथ अपना भी आपको वर्चस्व देखना पड़ेगा क्या है? उसके बाद आपको अपना शरीर स्वस्थ है और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तब तो आप चल पाएँगे मार्केट में, नहीं चल पाएँगे। आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम अपना बिज़नेस खोल रहे हैं, स्वरोज़गार चालू कर रहे हैं, तो उस समय हमको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी हैं। तो रोज़गार खोलने से पहले हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें हम यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा तो उस समय हम अपने बाज़ार एवं उत्पादन क्षमता का परीक्षण भली प्रकार कर लेंगे, ठीक है? जो भी बिज़नेस खोलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कोई भी बिज़नेस खोलेंगे आप केवल सर्विसेज़ को छोड़ के सर्विसेज़ में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है। तो आप बाज़ार का एवं उसका जो भी उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, किस चीज़ की डिमांड चल रही है, आप कितना वहाँ सप्लाई तक दे सकते हैं, उसका आपको पहले परीक्षण करना पड़ेगा। कहीं पता चला कि आपको कहीं पर 100 पीसेज़ की ज़रूरत है और आप यहाँ पर 10 का ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो वहाँ आप मार खा जाएँगे। फिर ऐसे में लोग अ
माइग्रेट कर जाते हैं और आप लोग फिर वहाँ पर पीछे रह जाते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर उसने 100 पीसेज़ आपसे माँगा है तो एटलीस्ट आप 90 तो प्रोवाइड करवा ही दें। इस तरीके से आप 10 पीसेज़ थोड़ी देर में या फिर 1-2 दिन बाद प्रोवाइड करा सकते हैं, तब तक तो बात सध जाती है। लेकिन वहाँ आप 100 पीसेज़ चाहिए, यहाँ 10 पीसेज़ दे रहे हैं निकाल कर के, तब आप नहीं चल पाएँगे। तो ज़रूरी है आप मार्केट का और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का ज़रूर परीक्षण कर लें। उसके साथ तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उस व्यवसाय के अनुसार पहले पूँजी की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। अब कोई भी बिज़नेस आप खोलेंगे, ऐसा तो नहीं बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी खुल जाएगा, तो उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल क्या कहाँ से आएगी? अब ये चीज़ भी मैंने शुरुआत में बता दी थी कि हर किसी के पास पहले से किसी-किसी के पास कैपिटल होती है, किसी-किसी के पास नहीं होती है। तो कैपिटल के लिए क्या होगा? अब ऑप्शंस आपके सामने यहाँ खुल जाते हैं। गवर्नमेंट आपको लोन दे देती है, जैसे पर्सनल लोन हो गई, सबसे पहले तो एजुकेशन लोन हो गई, ठीक है ना? अब ये सारी लोन जो हैं, एजुकेशन लोन तो बहुत कम इंटरेस्ट पर आप लोगों को मिल जाती है। वहाँ से आपको सोचना पड़ेगा 4 से 5 लाख रुपए अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें कौन-सा बिज़नेस आप खोल सकते हैं, जिसमें आपको अ, अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाए और प्रॉफ़िट के बाद आप वो लोन भी कंप्लीट चुका सकें, अपना खर्चा भी निकाल सकें और अपने बिज़नेस को भी आगे बढ़ा सकें। इस तरीके का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ज़रूर तरीके से। तो बिज़नेस खोलने से पहले पहली बात तो ये होगी आपको बाज़ार को देखना पड़ेगा, दूसरी बात आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आपको टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ-साथ आपको अपने पास कैपिटल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे कि बाद में अगर कभी आपको लॉस वगैरह होता है या किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी किसी बीच में आपको थोड़े बहुत समय के लिए बिज़नेस को बंद करना पड़ सकता है, तो उसमें आपको नुकसान ना जाए और बाद में आप अपने बिज़नेस को रन कर सकें ईज़िली, उसके लिए आप कैपिटल की व्यवस्था पहले पहले कर लें, ठीक है? तो ये था आपका कि आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब देखते हैं ज़रा देश में जो स्वरोज़गार के रूप हैं, वो कौन से रूप? तो यहाँ मैंने कहा था आपको स्वरोज़गार को ऐसा भी हो सकता है, एक तो आपका बिज़नेस हो गया, उद्योग हो गया, जैसे आप जहाँ आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? उद्योग में आप प्रोडक्शन करते हैं, सेवा में आप सर्विस देते हैं और व्यापार में आप बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस का मतलब अब उद्योग का मतलब ये नहीं है कि उद्योग में बिज़नेस नहीं होता है, तीनों ही चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तीनों चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो फिर तीनों को अलग-अलग टर्म में क्यों रखा गया है, ठीक है? ये चीज़ हम समझ लेते हैं। अब उद्योग जो है आपका, इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री। अब कुछ लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप रॉ मटेरियल से आपको यहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा, तो रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल से आपने यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक है? उस फाइनल प्रोडक्ट में आपका जो भी जितना भी पैसा लगा, मेहनत लगी, उस सब को निकालने के बाद आप सर्विसेज़ के थ्रू, जैसे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट से आपने अब आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है? अब तो मैक्सिमम कंपनीज़ या फिर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनके पास अपना इंडस्ट्री तो है ही, ट्रांसपोर्ट भी खुद का होता है, ठीक है? अगर जिनके पास खुद का नहीं होता है, तो फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सर्विसेज़ में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चालू करते हैं, तो वो लोग ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को करना है आपको, तो उसके लिए आपको सीधी-सी बात है व्हीकल की ज़रूरत होगी। ठीक है? अब आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ गई, तो लॉरी वगैरह, ट्रक वगैरह जो होते हैं, उसी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा, ये भी आपकी सर्विस है। यहाँ भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति सामने वाले से सर्विस ले रहे हैं, तो अपना उसमें जितना भी चार्ज होगा, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सब कुछ लगाने के बाद, मेंटेनेंस चार्ज लगा लेगा अपना और उसके बाद में अपना प्रॉफ़िट भी देखेगा और उसके बाद में आपको भी लॉस नहीं जाना चाहिए, इसको भी लॉस नहीं जाना चाहिए, दोनों के बीच में आपको संबंध बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपना प्रोडक्ट है उसे मार्केट में बेच पाएँगे। और बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस का मतलब ऐसा भी केवल मलाई खाने वाले लोग होते हैं। मलाई का मतलब कैसे? बिज़नेस में आपने तो प्रोडक्ट तैयार किया, इस बंदे ने बड़ी माथापच्ची की, आपने तो माथापच्ची शुरू में की ही की, लेकिन इस बंदे ने माथापच्ची की आपके साथ और ये बीच वाला ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बिज़नेस के पास ये बिज़नेसमैन के पास अपना आपका प्रोडक्ट था, उसे पटक के आ गया। लेकिन अब क्या करेगा? ये तो बस मलाई खाएगा। अब मुझे ज़रूरत है तो मेरे पास प्रोडक्ट है, कह देगा कि इतनी जितना भी बस ये सीधा-सीधा आपके पास पैसा फेंकेगा ये। पैसा फेंकने के बाद सीधा-सीधा मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, जिन भी व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत है, उसे अपने प्रॉफ़िट को निकाल कर के सीधा सेल करेगा। तो उम्मीद है तीनों चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। उद्योग क्या है, सेवा क्या है और व्यापार क्या है, मीन्स इंडस्ट्री क्या है, सर्विस क्या है और बिज़नेस क्या है। तीनों टर्म्स को समझ में आ गए होंगे। उद्योग में आप प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल मटेरियल में, ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट में और सर्विसेज़ में आप क्या करते हैं, कोई भी आप सर्विस कर रहे हैं, जैसे आपका
जैसे आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के जा रहे हैं, अब आपकी बस सर्विस होगी, ट्रैवलिंग एजेंसीज हो गई, ये सारी की सारी क्या है, सर्विसेज ही हैं। और इन सर्विसेज में आप अपना पैसा लगा करके बैठे होते हैं। अब आप अपनी कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोल रहे हैं, तो वहाँ आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर कैपिटल किस पर जरूरत पड़ेगी, कैपिटल हो गई आपकी, जैसे आपको ट्रक की ज़रूरत है या फिर बस की ज़रूरत है या फिर आपको लोडर ऑटो की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट से लोन लेकर के आप इस तरह की अपना व्हीकल या इस तरह का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। अब व्यापार में यहाँ पर तो आपको ज़मीन की और पैसे की 2 चीज़ ज़रूरत पड़ती है। व्यापार करने के लिए एक तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल में आपको सबसे पहली तो आपके पास ज़मीन या फिर स्टोर रूम जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना? ये होना चाहिए और उसके बाद आपको पैसा होना चाहिए यहाँ पे करने के लिए, ठीक है? सर्विसेज़ में आपके पास केवल ये जो भी असेट्स हैं, जैसे आपका ट्रक हो गया ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए, अब सर्विसेज़ का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, सर्विसेज़ का मतलब आपका बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, जैसे सीए वगैरह हो गया, सीए हो गया, आपका आपका अकाउंटेंसी हो गई, ये भी सर्विसेज़ हैं। आप वहाँ अपना एजुकेशन लेने के बाद में दूसरे लोगों को अपनी सर्विसेज़ को दे सकते हैं, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। या बिज़नेस में आपने रॉ मटेरियल के लिए आपको यहाँ पर बिज़नेस में ये इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ेगी पहली बात तो ज़मीन की, ठीक है? आपको ज़मीन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारी आपको यहाँ टेंशन झेलनी है। इस तरीके से आप अपना इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से हम अपने देश कोई भी स्वरोज़गार खोलेंगे, अपना बिज़नेस खोलेंगे, ओन बिज़नेस, उसके लिए किस-किस तरीके से आपको अपनी सारी बातों का ध्यान रखना है और किस-किस तरीके से आप विभिन्न क्षेत्रों में अपने खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपकी समझ में ये तीनों के तीनों टर्म्स मैंने जो समझाए हैं वो आ गए हैं। बाकी क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस खोलने के लिए वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। और ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए रह गई है कि आपका जो है मैंने कहा था आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की समझने के लिए कि आप जो है अगर अपना बिज़नेस खल खोल रहे हैं स्वरोज़गार से भारत के जो आर्थिक विकास में किस तरीके से मदद मिलती है। सीधी-सी बात है, यहाँ आपने कोई भी मटेरियल तैयार किया, अगर आपने रॉ मटेरियल तैयार किया है, यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया है, सीधी-सी बात आप उसे एक नेशन की समय सीमा के अंदर सेल करेंगे। उसे बनाया आपने देश से, आप उसे अगर आपकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे आप। तो सीधी बात है जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ से, उसका टैक्सेशन आप देंगे। टैक्स जब भरेंगे आप तो वो कहाँ जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ठीक है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट के खाते में आपका टैक्स जा रहा है, वो क्या है? आपका गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट का ही फ़ायदा हो रहा है, देश का नाम बढ़ रहा है और आप अपने देश की इकोनॉमी है, उसे आप सुधार रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस फ़ायदे में जाता है तब, अगर नुकसान में जाता है तब भी आप जो है देश की कम से कम टैक्स तो दे ही नहीं देंगे, आपको नुकसान जा रहा है, बेशक आपको नुकसान जा रहा है, लेकिन टैक्स देने के बाद भी आप इंडियन या फिर अपनी कंट्री के जो डेवलपमेंट में और इकोनॉमी में आप 100% हेल्प करते ही करते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई भी सर्विस देते हैं, तो वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आप वहाँ पर टैक्स देते हैं। तो आपने देखा एक अकेले बंदे ने, जिसने अपना कोई बिज़नेस खोला, किसी प्रकार का बिज़नेस खोला, आप अगर उद्योग खोलेंगे तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी काम करवाने के लिए विभिन्न-विभिन्न पोस्ट के लिए। और यहाँ सेवा में भी आपको अपने हेल्पर की या फिर किसी विभिन्न प्रकार के लोगों की, अगर ट्रांसपोर्ट खोला है आपने तो वहाँ पर आपने ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इस तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और व्यापार में भी आपको ऐसा नहीं है आपने पैसा ले लिया तो अपने सामान को इधर से उधर वहाँ भी आपको पहुँचाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप कम से कम 8 या 10 लोगों को अपने नीचे रख कर के रोज़गार दे सकते हैं, अपना तो रोज़गार आपने खोला ही है। इस तरीके से आपने देखा जो आपने 10 से 8-10 लोग जो काम के लिए भटक रहे थे, उनको भी आपने काम दे दिया, तो कहीं न कहीं आपने इसमें गवर्नमेंट की हेल्प कर दी है। इस तरीके से आप भारत के विकास में, देश के विकास में, उसकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, स्वरोज़गार खोल करके। तो उम्मीद है अब आपकी समझ में पूरा का पूरा टॉपिक आ गया होगा और इसमें अब कुछ ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है। अगर आपकी समझ में नहीं टॉपिक नहीं आया है या किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इससे संबंधित रहती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए या फिर पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दूँगा। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वो भी हिंदी के सेक्शन से ही होगा। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो है आपका भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी का भारत के विकास में योगदान। तो उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में।
वीडियो खत्म करने से पहले आपसे सीधी-सी एक छोटी-छोटी सी गुज़ारिश है, आपसे कोई आपको कुछ नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेक्चर्स को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देखें। सबसे बड़ी बात ये है कि आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बस बहुत कम बच्चों का यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पर, गूगल क्लासरूम में और टेलीग्राम पर हर जगह पर अपनी लिंक को प्रोवाइड करा देता हूँ। फेसबुक पर वही अपनी लिंक को प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से आप अगर आपने फिर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को आप जॉइन कर लीजिए, गूगल क्लासरूम को जॉइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप अ, वीडियो को देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, नहीं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे हैं बस शुरू किया और देख लिया अटेंडेंस करने, नहीं हमारी अटेंडेंस लग जाएगी। तो इस तरीके से आप ना करें, आप पूरा-पूरा वीडियो देखें, तो इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। धन्यवाद।